एक ग्रुप काम बना लो, तो इसलिए हम लोग बताया गया है कि वैकेंसी हम लोग देख ही रहे हैं लगातार। कल से की जो है वैकेंसी आ चुकी है ना, और उसकी है वो जो खुद हमारे स्टूडेंट है क्योंकि यहाँ से सिलेक्टेड है, ठीक है, सौरभ जी, वो यूपी दरोगा, तो आपके सामने रहेंगे। तो ठीक है, और कैसे हम लोग अपने उस गंतव्य पर पहुँच सकते हैं, जिसके लिए हम लोग प्रतीक्षा में रहते हैं, है ना। और वो 2 स्टार की जो हलक होती है ना, वो अपनी एक अलग हलक होती है। तो वो 2 स्टार कैसे पहुंचा जाए, उसके लिए जो है सौरभ जी हमारे साथ है और आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग इन तैयारियों के साथ उस गंतव्य और उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर आप सब एकत्रित हुए हैं। तो सर बता दें आप भी। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि महाकुंभ के समाप्त होने के पश्चात उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नए महाकुंभ का आयोजन किया है। और इस महाकुंभ में ये उन लोगों के लिए है जो ये कहना चाहते हो कि संयम है कोतवाल तो काहे लागे डर। ऐसे विद्यार्थी अभी हाल ही में होली के आसपास उत्तर प्रदेश सिपाही का रिजल्ट आया। उस सिपाही के रिजल्ट में कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका होना चाहिए था अंतिम रूप से, पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ नंबर से वो परीक्षा में असफल हो गए। मेरा मानना ये कि उन बच्चों के लिए ही शायद उनके लिए बहुत अच्छा ऑफर है कि कल ही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये सूचना दी गई कि आने वाले समय में लगभग 4000 कुछ पद उत्तर प्रदेश दरोगा के आने वाले हैं। और दरोगा के लिए बहुत बड़ी भर्ती है और उसके साथ साथ सिपाही की भी एक बड़ी भर्ती आने वाली है। जैसा कि सिपाही की अगर बात करें, जो रिजल्ट आया था सिपाही में हम लोगों के पास 33 बच्चे थे स्पेशल, 33 में 20 बच्चों का परीक्षा क्वालिफाई हुआ था। अंतिम रूप से जो चरण में जो बच्चे आए वो 7 बच्चे हैं। 7 बच्चों को अभी हम आप लोगों के बीच में इसलिए नहीं ला पाए हैं क्योंकि उन बच्चों को मानना है कि थोड़ा मेडिकल हो जाए, ताकि जब हम सामने आए तो ये न रहे कि हम मेडिकल में फिट हो गए, क्योंकि बाद में कुछ लोग फिर उन बच्चों का मजाक बना लेते हैं। इसलिए अभी उन बच्चों से हमारी मुलाकात नहीं करा पाए हैं। आपके बीच जो आए हुए हैं ये सौरभ जी हैं। और दरोगा की जब भर्ती आई थी तो दरोगा की भर्ती के समय सौरभ जी का अपना एक टारगेट था कि कैसे भी करके मुझे दरोगा बनना है, और दरोगा के लिए एकदम पूरी तरह से समर्पित थे। यहाँ तक समर्पित थे कि जब कोरोना का समय था, शिक्षण संस्थान सारे बंद थे, तो ये हमसे जबरदस्ती पढ़ने के लिए तैयार थे और हमसे ये बताते कि आप कोचिंग में नहीं पढ़ा पाएंगे, रैगलिंग कहाँ पढ़ा देंगे, तुम भी जेल जाओगे, हम भी जेल जाएंगे। इन्होंने कहा भैया कैसे भी करके आप व्यवस्था करो, हम आपके घर चले आएंगे पढ़ने के लिए। आप समझिए कि यहाँ से 8 किलोमीटर घर है हम लोगों का। बंदे लगभग 20-25 लोग हुआ करते थे, इनकी पूरी अपनी टीम थी। पूरे कोरोना काल में ये लोग घर आते थे पढ़ने के लिए। गांव से बच्चा शहर के लिए निकलता है। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो गंगा की धारा को भी उल्टा बहा सकती है, और हमने शहर से बच्चे गांव की तरफ बुला लिए। ये शिक्षा की दम पर था। उस कोरोना के समय बच्चे ने मेहनत की और पूरी तरह से समर्पित थे। फिर कोई अलग भर्ती नहीं देखी। दरोगा मतलब दरोगा, आज नहीं तो कल परीक्षा होगी, परीक्षा होगी जरूर, लेकिन जब भी होगी तो हमारा अंतिम रूप से चयन जरूर होगा। नंबर भी बहुत अच्छे थे, नंबर इतने अच्छे थे कि 138 से 139 टोटल नंबर थे इनके। और शायद सरकार ने ये कह दिया था कि जिनके नंबर 140 प्लस होंगे वो रडार पे होंगे, लेकिन इनके जो 138 से 139 नंबर थे वो इनकी मेहनत पे थे। क्या मैथ हो, क्या रीजनिंग हो, क्या जीएस हो, क्या हिंदी हो, लेकिन हाँ हम लोगों ने जितना कहा, जीएस में हम जो जो चीजें बता देते थे, सौरभ की वो सारी चीजें एकदम तैयार होती थी। संविधान तो इस हिसाब से इन लोगों ने पढ़ लिया था हमसे घर पे कि मैं रियल बताऊँ, उस तरह का संविधान मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ाया, मैं आज तक कभी नहीं पढ़ा पाया, क्योंकि हमको भी लगता था कि अगर ये घर आ रहे हैं तो इनको भी हम कुछ ऐसा पढ़ा दें कि जिंदगी में कभी भी दोबारा किसी टीचर से सारी चीज़ें इनको मिले ही नहीं। आप मानिए कि मैंने मूल अधिकार 3 महीने पढ़ाए थे, 3 महीना मूल अधिकार चला था, और अनुच्छेद 19 तो बहुत 10-10, 15-15 दिन मैंने पढ़ाया है, लेकिन एक एक स्टेप एक एक चीज़ बताई है।
मेहनत की और उस मेहनत का परिणाम ये हुआ कि आज दरोगा पद पर चयन है। 1 रुपया भी कहीं पर किसी भी प्रकार का घूस नहीं दिया। देने वाले भी इस पद के लिए कहीं न कोई जगह ढूंढते रहे होंगे। अपनी ईमानदारी पर, अपनी पढ़ाई पर, अपनी लगन पर कर्तव्यबद्ध थे और अपना लक्ष्य इनका टारगेट था। उस लक्ष्य का परिणाम है कि आज हम लोगों के बीच में दरोगा के पद पर चयनित हैं। गोरखपुर के आसपास इनकी अपनी पोस्टिंग है और जिस हिसाब से पढ़ने की लगन है दरोगा में है। लेकिन भैया समीक्षा अधिकारी का टेस्ट पेपर भेज दीजिए, भैया समीक्षा अधिकारी हम कहाँ से पढ़ लें। अब दरोगा की नौकरी करने में मजा नहीं आ रही है। इसीलिए कहते हैं कि जो इंजॉय भी आपका नौकरी करने के लिए परेशान हो, समय एक ऐसा आएगा कि दरोगा का भी ज्वाइनिंग लेटर होगा, सिपाही का भी होगा। आप तय नहीं कर पाओगे क्या छोड़े और क्या पकड़े। सिपाही बन जाओगे तो इच्छा होगी कि दरोगा बन जाए, दरोगा बन जाओगे तो इच्छा होगी कि अधिकारी बन जाए। ये जो हनक है, ये जो भूख है, ये भूख हमेशा विद्यार्थी के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि यही भूख आपको पढ़ने पर मजबूर करता है। इसलिए जो भी सरकार ने कल नोटिफिकेशन जारी किया, उस नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि नींद चैन की त्यागो तुम, असफलता की रणभूमि छोड़कर ना भागो तुम, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और जय जयकार करने वालों की कभी हार नहीं। तो हम इतना ही कहना चाहते हैं। आपको तैयारी कैसे करनी है, हम पर आपको कितना विश्वास करना है, हमारी जीएस पर आपको कितना विश्वास करना है, ये हमसे बेहतर ऐसा बच्चा जो पढ़ता था और आप उस पद पर चयनित थे। कुछ बच्चे फिर आपके बीच में आएंगे जो सिपाही के पद पर चयनित, रिजल्ट में जिनका नाम आया है, उनसे भी हम आपकी मुलाकात करेंगे। तो सौरभ जी भी अपना कुछ अनुभव, ऐसी चीजें जैसे हम आपसे कहते हैं कि आप टेस्ट दो, सौरभ जी आपको बताएंगे कि टेस्ट देने से फायदे कितने हैं। अगर आप टेस्ट से भागोगे तो नुकसान आपका है। तो सौरभ जी भी अपना कुछ अनुभव अपना शेयर करिए भाई बच्चों के बीच में। जोरदार तालियां से भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बड़बोला नहीं है भैया का जो बता रहे हैं, ये सत्यता है। आप भैया तो जुड़े हैं तो आप कुछ ना कुछ लेके जा रहे हैं। अगर एक दिन की क्लास लेते हैं तो आपको ऐसा जरूर अलग मिलेगा उस दिन के टॉपिक में जो आपने पहले कभी नहीं सीखा है। तो आपने पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया बहुत सीखी है, बहुत पढ़ी है, मोटिवेशन बहुत लेते हैं। हर आदमी दूसरा ज्ञान देने को तैयार होता है। अभी आपकी मर्जी कि ले कि ना लें, क्योंकि मैं आज बताऊंगा नहीं कि क्या पढ़ना है, क्या ऐसे पढ़ना है, मैं ये बताऊंगा आपको। और भैया ने जैसे कहा कि निरंतरता जो सबसे मेन चीज़ होती है किसी भी चीज़ के लिए, वो कॉन्टिन्यूटी होती है। अगर आप पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप 8 घंटे या 10 घंटे एक दिन पढ़ पाए जाए। हफ्ते में आपको बहुत सारे काम होते हैं। स्टूडेंट लाइफ ऐसी होती है जो दुनिया के सारे काम आपको इसी टाइम में करना पड़ेगा। दीदी की शादी आ गई, दीदी की बहन की शादी आ गई, भैया के फलाने की शादी आ गई, दोस्त का बर्थडे है तो आपका खुद का बर्थडे है तो आपको पार्टी करनी है, दोस्तों का एंजॉय करो। सारा जो कुछ करना है, जो दुनिया के काम जो होंगे वो आपको इसी लाइफ में करने हैं और वो ज़रूरी भी हैं। अगर आप इनसे भाग रहे हैं तो आप अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। तो आप अभी जो खुद के लिए करना है, आपको पढ़ना है सिर्फ, अगर उसमें आप नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो आगे कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आगे आप जिस दिन भी कहीं पे भी आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लेंगे, उस दिन से आपकी पर्सनल लाइफ कंप्रोमाइज़ होती रहेगी। तो जो लोग कहते हैं कि आप दिनों रात पढ़ाई करिए, दिनों रात मशीन तो है नहीं आपकी, दिनों रात पढ़ते रहेंगे, तो सबसे पहले आप अपने लिए गुड टाइम निकालिए जो खुद के लिए टाइम होता है। क्योंकि आप दिन भर पढ़ के थकने के बाद आपको फ्रेशनेस चाहिए, तो आप बट उसके लिए आप ऐसा नहीं कि आप चले जाएं कहीं पे ऐसी जगह जो दिन भर आपने पढ़ा वो ख़राब हो जाए। आपको उस जोन में रहना है, आपको जिनके साथ रहना है वो पता होना चाहिए कि आपसे वो बेहतर हैं या किसी चीज़ में तो बेहतर है ही। हो सकता है आपसे बात करने में बेहतर, हो सकता है आप किसी सब्जेक्ट में बेहतर हो, या हो सकता है उनको दुनिया के बारे में नॉलेज ज़्यादा हो। तो आप थोड़ा टाइम अपने लिए सबसे पहले जो ज़रूरी है कॉम्पिटिशन के टाइम पे, क्योंकि आप 4 दिन हफ्ते भर पढ़ेंगे और फिर डिमोटिवेशन तुरंत आने लगेगा। तो मैं इतने दिन से तैयारी कर रहा हूँ, एग्ज़ाम आ नहीं रहा है, वैकेंसी आ नहीं रही है, तो
तो सबसे पहले मैं आज जो शुरू करूँगा, अगर आप लोगों को सेलेक्ट होना है किसी भी एग्ज़ाम में, अगर इसमें होना यूपी पुलिस की किसी भी वैकेंसियों में, तो इसके लिए आप ये ना सोचें कि अभी तो सिर्फ एक वो आया है, ट्वीट आया है, क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ ट्वीट ही आया, अभी कुछ कोई वो लेटर आया नहीं है भर्ती बोर्ड की तरफ से। तो आप इसे मान लें कि यही ब्रह्मास्त्र है और ये सत्य है। अगर आपको सिलेक्ट होना है इस पद के लिए, तो आप मान लें कि अगले 6 महीने में आपका एग्ज़ाम होगा। आज मार्च लास्ट चल रहा है, आप अप्रैल से जोड़ 6 महीने, अक्टूबर नवंबर में आप एग्ज़ाम हो ही जाएंगे। आप इतना 6 महीने किसी भी प्रिपरेशन में सफिशिएंट होते हैं। अगर फ्रेशर बच्चा आता है तो उसको सिर्फ 6 महीने सिलेबस कंप्लीट करने के लिए लगता है, लेकिन अब मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं है। आप सब ना कहीं कोई ना कोई एग्ज़ाम फेस करके आए हैं, क्योंकि 21 साल में वैकेंसी आती है, तो आप सब ना कोई 10+2 वाले एग्ज़ाम दिए रहते हैं। तो आपको प्रेशर जो है, सबसे बड़ी चीज़ जो प्रेशर फेस करना है, वो आपने कहीं ना कहीं फेस किया हुआ है, और नहीं किया हुआ तो इसके लिए टेस्ट पेपर बने हुए हैं। आप एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह देंगे तो आप उससे सीखेंगे, और आप सिर्फ सोचेंगे ये तो टेस्ट पेपर है, मैं आऊँगा हाथ हिलाते, जो आ रहा वो करेंगे, जो नहीं आ रहा वो छोड़ के चले जाएंगे, तो फिर आप सिर्फ टाइम वेस्ट करने आ रहे हैं, जो सच है। आपको बुरा लगता है तो बिल्कुल लगना चाहिए। अगर आपको बुरा नहीं लग रहा है तो आप कंपटीशन के टाइम से कहीं पीछे जा रहे हैं, क्योंकि आपके बगल वाला आपसे कहीं आगे निकल रहा है, अगर उसको सीरियस ले रहा है। अगर आपको 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आपने पढ़ रखे 10 टॉपिक, अगर उसमें से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आपने उन टॉपिकों को सही से नहीं पढ़ा है, तो आपको ज़रूरत है उनको सही से पढ़ने की। तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो टाइम मैनेजमेंट है। आपको कब सो के उठना है, कब पढ़ना है, ये आपकी जिम्मेदारी है और आपका कंफर्ट जोन है। कोई दोपहर में पढ़ता है, कोई सुबह पढ़ता है, कोई रात में पढ़ता है। ये सबकी व्यक्तिगत अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी के कहने पे कोई पढ़ नहीं पाता है। सबसे बड़ी चीज़ तो है, अगर आप कहें मेरा खाने का मन चिली पनीर, अब आपको मैं कहूँ कि आप खा लीजिए, आप खाने में मंचूरियन है, तो नहीं अच्छा लगेगा, कितना भी टेस्टी हो। तो यही बात होती है, अगर आपको सुबह पढ़ना है, दोपहर पढ़ना है, शाम पढ़ना है, और माइंड जो हो रहा मेरा होता है वो हमेशा चीज़ों को कैप्चर नहीं कर पाता है। आपको ये मैनेज करना है कि आपका सबसे प्रीशियस टाइम कौन सा होता है, तो उस टाइम पे आप अपने लिए फिक्स बैठे रखें कि मैं इस टाइम पे जीएस या हिंदी पढ़ूंगा, क्योंकि जो लर्निंग प्रोसेस होता है उसमें टाइम लगता है। आप जो चीज़ आज पढ़ेंगे उसे कल रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। तो जब आपका सबसे बेस्ट माइंड कवर करता हो, उस टाइम आपको लर्निंग प्रोसेस पे काम करना है। वो कोई भी सब्जेक्ट का हो सकता है, आप हिंदी पढ़ना चाहें हिंदी, जीएस पढ़ना चाहें जीएस में जो भी सारे सब्जेक्ट है, साइंस है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, आप उसको डिवाइड करिए आपको कैसे पढ़ना है, क्योंकि उसमें जितने सारे सब्जेक्ट हैं, सबसे जो मेन वर्क करना पड़ता है वो जीएस के लिए करना पड़ता है। आपने एक बार मैथ सिलेबस खत्म किया, आप मिसलेनियस 100 क्वेश्चन लगाएंगे पर डे, तो आप मैथ आपका रूटीन में चलता रहेगा। लेकिन आप जीएस का आपने कोई टॉपिक पढ़ा और उस पर नहीं काम किया, तो जितने अच्छे से आपको आया है उतनी अच्छी से आपके पास से चला जाएगा। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जो टॉपिक पढ़ते हैं उसको रिवीजन करते रहें। और रिवीजन कैसे करेंगे, क्योंकि आपने अब भाई हिस्ट्री खत्म कर ली तो पूरी हिस्ट्री तो एक बार रिवीजन हो नहीं पाएगी, क्योंकि आपको उसके साथ पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, साइंस ये सब भी पढ़ना है। इसके लिए ये है कि आप टॉपिक वाइज सबसे बेस्ट तरीका रिवीजन को होता है कि आप कोई सबसे पहले आप कोई टॉपिक पढ़ें, उसका एमसीक्यू करिए, फिर आप उसके बाद फिर से रिवाइज करिए वो टॉपिक, फिर उसके बाद देखिए आपने कौन कौन सी गलतियाँ की उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, फिर आपने जो गलतियाँ की हों उसको नोट डाउन करिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फैक्चुअल डाटा होता है। तो उसको आपको एक आपके पास ऐसा चार्ट होना चाहिए, तो भैया मैथ पे पढ़ाते कोई चीज़ तो वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। आपका पूरा 3 पेज 4 पेज का टॉपिक एक छोटे से मैथ में आ जाता है, ग्राफ में, वो सबसे अच्छा रिवीजन का तरीका होता है। आप एक पूरा टॉपिक जो 3 घंटे में आप खत्म करेंगे रिवीजन करके, वो 5 से 10 मिनट में हो जाता है। और उस ग्राफ में मतलब उस टॉपिक का पूरा निचोड़ होता है। कोई अगर किसी कमेटी के बारे में तो कब बनी, उसका अध्यक्ष कौन था, उसके क्या क्या उसने सुझाव दिए और उसका रिजल्ट क्या क्या इम्प्लीमेंट हुआ, वो सारी चीज़ें आपको उस ग्राफ में मिलेगी। तो यही सेम चीज़ होती है मैथ्स में भी, आपको फॉर्मूले आने चाहिए। आप अगर स्टार्टिंग फेज में है तो सबसे बेस्ट तरीका होता है आप जो भी, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन आप कंपटीशन में तो फॉर्मूले से लगा नहीं सकते, लेकिन आपको फॉर्मूला आना चाहिए, क्योंकि जब आप फंसेंगे कहीं तो वही आपकी नैया पार लगाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है आप अगर स्टार्टिंग फेज में है, आपको फॉर्मूले में डाउट होता है तो हर क्वेश्चन के बाद आप फॉर्मूले लिखिए। आपको स्टेप में दिक्कत होती है तो आप स्टेप वाइज स्टेप करिए क्वेश्चन, और आपने वो क्वेश्चन कर लिया तो फिर आपको पेन नहीं लगानी है।
क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट भी सीखना है। तो आप जितना पेन का कम यूज़ करेंगे मैथ उतनी अच्छी बेहतर होती जाएगी, और रीजनिंग का भी सेम फॉर्मूला है। आपको कैसे करना है ये आपका डिसीजन होगा, कोई आपको बता नहीं सकता कैसे पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है ये तो बता देगा आदमी, बट कैसे पढ़ना है ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो मैं कितने घंटे कौन से सब्जेक्ट को दूँ और कितने वर्क करूँ कितना, ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए। तो मेरा साइंस अच्छा है, मेरा हिंदी अच्छा है, मेरी रीजनिंग अच्छी है, या मेरा मैथ्स अच्छा है। जो अच्छा है आप उसको बेहतर करिए, लेकिन जो नहीं आता आप उसको भी अच्छा करने की कोशिश करिए। क्योंकि जो सबसे पहली चीज़ तो 35% क्राइटेरिया होता है। ये तो मान लीजिए क्राइटेरिया है, क्योंकि आप 35% सिलेक्शन पा नहीं पाएंगे। उसके लिए आपको 80+ पर जाना पड़ेगा, और आप तो 90% तक जाने लगी कट ऑफ आपकी फाइनल। तो आप खुद सोच लें, पहले आपको खुद को एनालिसिस करें कि आप कहाँ पे हैं। अभी बहुत सफिशिएंट टाइम है आप लोग के पास, मिनिमम 6 महीने। मैं कहता हूँ आयोग कितनी भी तेज काम करेगा 6 महीने से पहले एग्जाम नहीं करा पाएगा। और आपके पास 6 महीने, और 6 महीने इतना टाइम होता है ना कि आप, मैं कहता हूँ हफ्ते में आपसे 6 दिन पढ़िए, एक दिन आप अपने लिए रख लीजिए, फिर भी आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम है कि आप आराम से वैकेंसी क्रैक कर सकते हैं। और जो लोग कहते हैं कि मैं उनको जानता हूँ जो फला ने जुगाड़ लगा के हुए, वैसे वो कुछ नहीं। आप अभी यहाँ बैठे ना, जब आप यहाँ जो सेलेक्ट होकर जाएगा और जब ट्रेनिंग सेंटर पहुँचेगा तो मिलेंगे यार ये तो रियली में 2 नहीं 3 नहीं 4 4 5 5 6 6 नौकरियाँ क्रैक करके आया है। मैं बता दूँ, मैं मेरी टोली में 30 लोगों में से 17 लोग थे जो पुरानी नौकरी करके आए थे, और जिसमें से सब 2 2 3 3 एग्ज़ाम पहले से क्रैक किए हुए थे। अभी CGL का रिजल्ट आया है, बहुत सारे यूट्यूब पे चल रहा है कि ये क्या पूछा था, ऐसा एग्ज़ाम बनाया था। बट आपने टॉपर के बारे में अगर रिसर्च किया होगा तो टॉपर IIT से पढ़ा हुआ है, और वो UPSC मेंस लिखा हुआ है। तो आप सोचिए, आप उन बच्चों से कंपटीशन कर रहे हैं जो अपने आप में महारत हासिल हुए हैं। IIT मतलब जो जब आपने सोचा होगा मैं क्या करूँगा, तब वो बेस्ट फ्रेंड था, और उसने IIT करके अब आपके साथ वो एग्ज़ाम में बैठ रहा है। तो आप सोचिए किन माइंड से आपको कंपटीशन में फाइट करना है। वो तो नौकरी करें या ना करें उनकी मर्जी है, बट आपका उन्होंने काम बढ़ा दिया है। जहाँ पे कट ऑफ 80 नंबर लगती थी आज 90 93 पहुँच रही है। उसके पीछे ये रीज़न नहीं है कि आप लोग पढ़ रहे हो, कट ऑफ को आप लोग बढ़ा रहे हो, तो आपके साथ वाला बहुत अच्छा कर रहा है, आपको उससे अच्छा करने की ज़रूरत है। और आप इस 30 से 40 बच्चों के 50 बच्चों के बीच में आप अपने आप को अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सोच लीजिए 5 लाख और 50 लाख को कैसे अच्छा करेंगे। क्योंकि ये ऐसी वैकेंसी है जिसको सब कुछ चाहिए होती है। क्योंकि आप इसको आने के बाद जो पावर फील करते हैं, आपको जो जितनी ये पैशनेटिंग लगती है उतनी रियलिटी में भी है, मगर आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और जितनी मेहनत आज आप कर रहे हैं इससे 10 गुना ज़्यादा आप जिस दिन वर्दी पहनेंगे उस दिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाएंगी। तो आपको जो जब वो काम पहले से करना है तो आप अभी कर लीजिए ना, क्योंकि वो पाने के लिए आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर पाने के बाद कैसे करेंगे। तो सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। आप इन तीनों पे ज़रूर काम करें। अभी सबके पास टाइम है, आप 1-2 दिन आराम से बैठिए। और यहाँ पे कितने लोग हैं जो खुद को टाइम देते हैं? हाथ उठाना। खुद का टाइम नहीं मतलब समझ लो आप खुद से कितनी देर बात करते हो। कोई है ऐसा यहाँ क्लास में? पूरी क्लास में कोई नहीं है ना। जब आप खुद से बात नहीं कर पा रहे हो तो दूसरों से क्या करोगे भाई? आप खुद को नहीं जानो मेरे से क्या समस्या है। कितने सबसे पहले चीज़ तो आप लोग घर जाइए, 1-2 दिन आराम से बैठ के रिलैक्स होके, आपको क्या नहीं आता है, आपको ये वैकेंसी क्यों चाहिए, आपको जॉब चाहिए तो क्यों चाहिए। क्योंकि नौकरी तो सब कर रहे हैं, आप पैसा तो सब कमा रहे हैं। और आपको पता होगा गवर्नमेंट जॉब में सबसे कम सैलरी है। फैसिलिटी जो है वो सब कहने की बातें, आप आएंगे नौकरी में तो पता चल जाएगा। लेकिन आपको अगर ये गवर्नमेंट जॉब चाहिए और यही पोस्ट चाहिए तो क्यों चाहिए ये पता होना चाहिए। और उसके बाद सबसे पहले खुद से बात करो तो मुझे क्यों करना है, तो ये जवाब मिलेगा। तो कैसे करना है उसका जवाब ढूंढ लेंगे आप। तो सबसे पहले आप जाएँ, खुद से बात करें, खुद को टाइम दें, और मिनिमम आपको पर डे खुद से बात करेंगे तो आपको सारे सोल्यूशन मिलते रहेंगे। उससे बात करने का आप समझ नहीं पा रहे होंगे, मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है। क्योंकि बहुत से लोग होंगे जो सेल्फ एनालिसिस करते होंगे। सेल्फ एनालिसिस वर्ड सुना है ना? सेल्फ एनालिसिस ही खुद से बात करना होता है।
अगर अब मैं एक छोटा सवाल कर रहा हूँ, अगर आप आज मैथ में नल एंड टंकी पढ़े हुए हैं, तो आपका सिलेबस आज चैप्टर खत्म हुआ, आपने मान लीजिए 10 टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं, तो उससे बात करना ये होता है कि आप साइकिल से घर जा रहे हैं, तो आप इतने देर में खुद से बात करिए। इस टॉपिक में मैंने 10 टॉपिक पढ़े हैं, 10 टाइप के क्वेश्चन, तो आपको कितने आ रहे हैं और कितने आ रहे हैं, तो कितने मैं अभी चलते चलते अगर कोई क्वेश्चन बोल देगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा। ये होता है खुद से बात करना। अगर आपको 10 में से 5 से 7, 5 या 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो खुद से मतलब कुछ करना नहीं होता, तो आपने क्वेश्चन सुना, आंसर उसका आपको पता होगा। ये कैसे आएगा? ये प्रैक्टिस से आएगा। अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा तो उससे कम से कम नहीं तो मिनिमम 50 से 60 क्वेश्चन लगाने हैं एक टाइप के क्वेश्चन के, और एक चैप्टर में कम से कम 400 से 500 क्वेश्चन आपको लगाने ही लगाने हैं। और मैथ्स इसमें कंप्लीट कर रखी है, रीजनिंग कंप्लीट कर रखी है, मैं उसके लिए सबसे बेस्ट सजेशन दूंगा आज से ही। आपका टारगेट हो जाए पर डे 100 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के लगने चाहिए, वो भी मिसलेनियस के। आप टॉपिक वाइज पढ़ते रहें, क्योंकि आप टॉपिक वाइज पढ़ते हैं तो आपका माइंड जो है वो उसी हिसाब से काम करने लगता है। जो माइंड को जब तब होता है जब आप सफल करते हैं। अभी आपको रोज इस कॉर्नर जाना हो, फिर इस कॉर्नर आना हो, फिर उस कॉर्नर जाना हो,